अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। क्या हाल है सबका? ठीक है सब लोग? आज आपका वालेकुम क्विज भी है ना? सुनो आंसर कैसे थे सर कोई सर। आज क्विज भी है तो अभी हम थोड़ी देर ठहर जाएं, फिर हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपको थोड़ा पढ़ते हैं, फिर क्विज दे देंगे जो हमारा तरीकेकार। ठीक है, कुछ लोग और आ लें, फिर हम शुरू करते हैं। वही नोट्स हैं, वही अभी तक हमारे चल रहे हैं। वेट करते सर हैं क्विज बस। अलग होगा कि रिटर्न नहीं, फॉर्म? नहीं, कोई आपको मैं भिजवाऊंगा, मैं बता दूंगा, बताता हूँ।
शुरू करते हैं बेटा। नोट्स अपने सामने खोल लें। हमने लास्ट टाइम जो एक्रूवल तक था पढ़ लिया था, ठीक है? या एक्रूवल नहीं पढ़ा था? जी को मुझे बताया कि एक्रूवल पढ़ रहे थे, शुरू कर लिया था या नहीं? सर एक्रूवल से पढ़ना है। एक्रूवल से पढ़ना, ओके। एक्रूड एक्सपेंसेस आप जानते हैं क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस जो स्पेंड हो चुके हैं लेकिन उनकी पेमेंट अभी तक नहीं हो सकी। अकाउंटिंग डेफिनेशन है, वेरी सिंपल। एक्रूड एक्सपेंसेस के नाम से वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आते हैं हमेशा। तो हम वो उसका भी ऑडिट हमने करना है, तो कैसे करेंगे? कहते हैं स्केड्यूल ऑफ एक्रूवल शुड बी ऑब्टेन्ड। पहले बैलेंस शीट में जो फिगर दी है वो तो टोटल है, हम उसका ब्रेकअप यानी उसका स्केड्यूल मांगेंगे, भाई दे हमें। चेक फॉर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, उसकी टोटल वगैरह चेक करेंगे। एग्री टू द जनरल लेजर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसे अकाउंट्स के साथ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ मैच करेंगे। उस स्केड्यूल का जो टोटल है वही टोटल एक्रूड एक्सपेंसेस के अकाउंट का टोटल का होना चाहिए, कंट्रोल अकाउंट का, और वही बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आना चाहिए। फिर एक एक आइटम को पकड़ेंगे। इंडिविजुअल एक्रूवल शुड बी कंपेयर्ड विद प्रायर पीरियड, और पिछले पीरियड के हिसाब से मैच करना शुरू कर देंगे। एक्रूवल जो होती है ना वो नॉर्मली ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे होती है, ठीक है? जैसे अगर कभी रेंट आप बाद में देते हैं तो एक्रूड रेंट, जैसे तनख्वाहें तो देते ही आप बाद में तो एक्रूड सैलरीज। तो जैसे यूटिलिटीज एक्सपेंसेस, गैस हो गया, बिजली होगी, वो अगर आप वो तो होती वैसे बाद में, तो वो एक्रूड यूटिलिटीज के नाम से आ जाएगा। तो आप उसको मैच करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, होगी तो आप देख लेंगे। Ensure that period and accrual of expenses include necessary item. कुछ आइटम ऐसी हैं जिन जो accrued expense होते ही होते हैं, जिस जैसे मैंने जिक्र किया है, सैलरीज हैं। बहुत कम इदारे हैं जो महीने खत्म होने पर तनख्वाह देते हैं। पहला महीना खत्म होता है और अगला महीना शुरू होता है तो लोग तब तनख्वाह देते हैं, ठीक है? तो वो आपकी accrued सैलरीज होंगी होंगी। यूटिलिटी बिल्स का पैटर्न तो आपको वैसे वैसे ही पता है कि एक आप कर लें महीने में खर्च बिजली, और अगले महीने के शुरू में उसका 6-7 तारीख को बिल आता है। तो जून में जो स्पेंड करेंगे आप, उसका जुलाई में बिल आएगा, तो 30 जून तक वो एक्रूड एक्सपेंस है। विदहोल्डिंग टैक्स पेएबल है, ठीक है? आपने कोई टैक्स किसी का कलेक्ट किया, वो पेएबल है, इसने इसको डाल दिया, इसको एक्रूवल में नहीं डालते। प्रोविजन फॉर वारंटी, इसको भी एक्रूवल में नहीं डालते। ये बाय डेफिनेशन ये एक्रूड एक्सपेंस नहीं है, ये पेएबल्स है। तो इन दोनों को आपने नहीं छेड़ना। कहते agree the accrual to payments made after the end of the year, जैसे टैक्स ऑन सैलरीज पेड टू एफबीआर। ये एग्जांपल भी छोड़ दें आप। देखें, इसको हम कहते हैं सब्सिक्वेंट क्लियरेंस। एक्रूड एक्सपेंस क्या है? जो खर्च हो चुके हैं, पे नहीं हुए, और ज्यादातर ये रेलेवेंट होते हैं जून के साथ। 30 जून ये रैंडम है, जैसे जून की सैलरी, जैसे जून का बिजली का खर्चा, गैस का खर्चा, जैसे जून के जो है वो कोई और दूसरे बिल, मतलब पेट्रोल पंप वालों के साथ आपने मुआहदे किए होते हैं, वो पूरा महीना आपके बंदों को पेट्रोल डालते रहते हैं, उसकी पर्चियां बना के देते रहते हैं। एट द ईयर एंड, एट द मंथ एंड आप उन्हें पेमेंट कर देते हैं। एंड से मुराद अगले महीने के शुरू में। इस तरह की सारी चीजों का इजहार है, उसकी पेमेंट होगी। एक्रूड की तो डेफिनेशन ही है। तो आप उसकी सब्सिक्वेंट पेमेंट देखेंगे, इसका नाम आप टेक्निकल लैंग्वेज में ऑडिट में सब्सिक्वेंट क्लियरेंस का करते हैं। कि भाई आपने क्रूड रखा था, यूटिलिटीज इतनी रखी थी, अच्छा दिखाओ कितनी है, पेमेंट होगी होगी। अच्छा क्रूड सैलरीज इतनी रखी थी, अच्छा दिखाओ पेमेंट होगी होगी, ठीक है? क्रूड आपने रनिंग एक्सपेंसेस गाड़ी में कितने रखे थे पेट्रोल के, ठीक है, दिखाओ पेमेंट होगी। इससे हम सब्सिक्वेंट क्लियरेंस चेक करेंगे। चेक कैलकुलेशन ऑफ एक्रूवल विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, उसकी जो फिगर है उसको आप हमेशा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसके साथ चेक करेंगे। जैसे इसने टैक्स की एग्जांपल दी, टैक्स की एग्जांपल ना लें, सैलरीज की एग्जांपल ले लें, यूटिलिटी एक्सपेंसेस की एग्जांपल ले लें। कहते हैं फिर एक्रूड वेजेस एंड सैलरीज, इनके लिए आप क्या करेंगे? चेक वेदर एक्रूवल इज बेस्ड ऑन लास्ट मंथ पेरोल। अच्छा ये छोड़ दें आप, ये छोड़ दें आप, इसमें यही इनफ है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, जिसकी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन होगी आप वही चेक करेंगे, वही चेक करेंगे। सैलरीज की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन क्या है? भाई जून की बनी होगी ना, हम तो ऑडिट करने गए हैं 20-22 जुलाई को, 30 जुलाई को, तो उस वक्त तक तो सब पेमेंटें हो चुकी हैं, तो जून की सैलरी शीट बन चुकी होगी, उसकी पेमेंट हो चुकी होगी, तो सैलरी शीट चेक कर लेंगे। बिल बिजली का आ चुका होगा, बिल गैस का आ चुका होगा, बिल मोबाइलों के आ चुके होंगे, बिल फोन के आ चुके होंगे, बिल पेट्रोल पंप वालों का आ चुका होगा, बिल टीसीएस कोरियर वालों का आ चुका होगा। सबसे हम उसके रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन के साथ उसको वेरीफाई कर लेंगे। ये छोड़ देंगे स्पेसिफिकली, इसने क्या बस ये इतना जुमला इसके लिए काफी है। जी देखिए रूल्स को 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ, फिर हम उसके बाद जो है वो बाकी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर आप कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सुना, आपकी क्लासेस सुना है कल से शुरू हो रही हैं? यस सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह हमारा जो है वो सिलसिला दोबारा ठीक करेगा। सर पायरोल मीन पेरोल, पेरोल बेटा तनख्वाहों को कहते हैं। सैलरीज को। जी बेटा, सैलरीज वेजेस को पेरोल कहते हैं। सर एग्जांपल आपने कहा था छोड़नी है, कौन सी एग्जांपल छोड़नी है? पीछे मैंने कहा था कि उसने विदहोल्डिंग टैक्स वर्ड लिखा हुआ है, तो और प्रोविजन फॉर वारंटी लफ्ज लिखा हुआ है। ये क्रूड एक्सपेंसेस नहीं होते। एक नोट्स वाले ने ये बात गलत लिखी है, वो छोड़ते हैं आप लोग। जी सर कोई और? नेसेसरी आइटम्स के बाद जो एग्जांपल लिखी है वो छोड़नी है। जी जो बताई है मैंने बेटे, जो बताई है मैंने वो छोड़ दी। सर 6 पॉइंट आपने कहा ना कटवाना है। हाँ 6 वाला सारी काट दें। ठीक है। सर इसमें सिर्फ एक्रूअल एक्सपेंसेस और एक्रूअल सैलरीज की बात हो रही है। हाँ जी, एक्सपेंसेस और सैलरीज, आगे जो टैक्स वगैरह लिखा है वो आपने छोड़ दिया। सर वैसे अकाउंटिंग में भी हम एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग नहीं फॉलो बेटा करते वो हैं कैश। हाँ वो वही चीज है, लेकिन उसको थोड़ा इसके साथ मैच नहीं करना। सर वैसे कॉन्सेप्ट सेम है। हाँ जी वही है, ये वही चीजें हैं, कॉन्सेप्ट सिर्फ सेम नहीं है बल्कि ये है वही। एक्सपेंस हो गया लेकिन वो बाद में उसको रिकॉर्ड नहीं करना, अब करना है जब कैश मिलेगा तब नहीं रिकॉर्ड करना। अगली ईयर में नेक्स्ट ईयर में कैश मिलेगा लेकिन रिकॉर्ड इसी साल करना है। और सैलरीज एक्सपेंस सारा तो वो वैसे नेक्स्ट ही ईयर है। में कैश मिलेगा नहीं, कैश पे करेंगे। यस सर पे करेंगे। वो अक्रूवल रेवेन्यू होगा फिर पैसे है ना सर? हम अक्रूवल एक्स रेवेन्यू। हम एक्सपेंस कर रहे हैं बेटा, रेवेन्यू नहीं। ओके सर। सर वैसे बाय द वे अक्रूवल रेवेन्यू होगा तो इसका मतलब हमें नेक्स्ट ईयर पैसे मिलेंगे। हाँ नेक्स्ट ईयर में, एम आई राइट? नेक्स्ट ईयर रेवेन्यू होगा तो मिलेंगे और एक्सपेंस होगा तो पे करने पड़ेंगे। ठीक है, यस सर। बिल्कुल सही है जी। और कुछ चीज, मैं 1 मिनट आपकी अटेंडेंस लगा लूं फिर हम आगे बात करते हैं, क्योंकि आपको मैंने अभी क्विज भी देना है। अटेंडेंस बेटा जनरेट कर रहा हूँ आपकी, 1 मिनट से अटेंडेंस मार्क कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर मैं आपको कुछ दे दूंगा। ओके। जी अटेंडेंस, अब्दुल मन्नान। सर बाय द वे अक्रूवल का सर जी जी प्रेजेंट बोलिए। सर। सर बाय द वे
आवाज कट रही है अक्सर। अभी करते हैं बेटा इस पे बात। अबरारुल हक, ठीक है अबरार। अदनान असगर, सर वो प्रेजेंट अब्दुल सर। मनान। ठीक हो गया। और एहसन खालिद, प्रेजेंट सर। जी। अलीहा औरंगजेब, प्रेजेंट सर। अली अहमद प्रेजेंट सर। और अशफाक अहमद, प्रेजेंट सर। आयशा मंसूर, प्रेजेंट सर। आयशा उरूज, प्रेजेंट सर। अजीम तारिक, प्रेजेंट सर। जी। अजहर महमूद, अजहर महमूद नहीं है, ठीक। और जनाब अजहर के बाद फहद रफ़ी, प्रेजेंट। फैसल अब्बास, सर। जी। और फैसल खान, फैसल खान है, नो, जी। हादी असद, हादी असद है। हाफिज मोहम्मद इम्तियाज, हाफिज मोहम्मद इम्तियाज है, नहीं है, जी। हफ्सा महमूद प्रेजेंट सर। और हलीमा शबीर, प्रेजेंट सर। जी। हमदिया नदीम, प्रेजेंट सर। हामिद रजा, हामिद रजा है, जी नहीं। हसनैन फारूक, यस सर। इकरा अकील, ठीक है इकरा। और खालिद हुसैन, प्रेजेंट सर। जी। और खौला और कोमल इकबाल, कोमल नहीं है। तलहा असद प्रेजेंट सर। और माहम जावेद, प्रेजेंट सर। जी। महानूर तारिक, प्रेजेंट सर। मरियम यूसुफ, प्रेजेंट सर। मलिका, जी। मलिका नहीं है, जी। मरवा, मरवा है, नहीं है। महविश, सर हाफिज मोहम्मद ठीक इम्तियाज की भी लगा दें। ठीक ठीक है। और मुबशर हमीद, प्रेजेंट सर। जी। मोहम्मद आशिर ज़िया, यस सर प्रेजेंट। मोहम्मद अजीम, मोहम्मद अजीम नहीं है। मोहम्मद अजीम फैज़, मोहम्मद अजीम फैज़ भी नहीं है। मोहम्मद फरहान अली, फरहान अली भी नहीं है, ठीक है। मोहम्मद हसनैन तारिक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद रिजवान फरीद है, रिजवान फरीद, ठीक है, हो गया। मोहम्मद सैफुर रहमान, सर मोहम्मद रिजवान फरीद प्रेजेंट। ठीक ठीक है। मोहम्मद सैफुर रहमान, ठीक है सैफ। और मोहम्मद तैमूर यूसुफ प्रेजेंट सर। और मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट सर। ठीक। नबील फयाज, वेयर इज नबील फयाज, नहीं है, जी। नबील हुसैन भुट्टा, नबील हुसैन भुट्टा नहीं है, यस सर। ठीक है। सदीम अहमद फारूकी, ठीक है सदीम। और समर मुबीन, ठीक है समर। और शुएब निसार, प्रेजेंट। उसके बाद सोबिया खालिद, प्रेजेंट। सैयद अदील अली शाह, ठीक है। तलहा सुहेल, तलहा सुहेल है, जी नहीं सर प्रेजेंट। प्रेजेंट, ओके। उमर अली, उमर अली है, नहीं है, ठीक है। उमर यासीन, प्रेजेंट सर। उम्मे सलमा, प्रेजेंट सर। उमर अता, यस सर। उस्मान गनी, प्रेजेंट सर। वलीद आसिफ, वलीद आसिफ है, नहीं है, ठीक है। वलीद शकील, प्रेजेंट सर। जैनब अरशद, जी। जैनब नहीं प्रेजेंट है, सर। ओके ओके। इधर एब्सेंट को दो चार हैं, मैं बोल लूँ अगर भी है तो प्रेजेंट सर। सर हाफिज मोहम्मद इम्तियाज। हाफिज हाँ मोहम्मद जैनब लगा इम्तियाज। दिया। अजहर महमूद, अजहर महमूद हैं, नहीं है। फैसल खान, नो। हादी असद, नो। हाफिज इम्तियाज लगा दी है। हामिद रजा, हामिद रजा नो। और कोमल इकबाल नो। और मलिका नो। फिर मरवा नो।
मरवा है, ठीक है, मरवा लगा दी। और मोहम्मद अजीम नो, और उसके बाद अजीम फैज, मोहम्मद अजीम है, ठीक है, अजीम लगा दी। अजीम फैज ये नहीं है, और मोहम्मद फरहान अली नहीं है, और नबील फयास नहीं है। उसके बाद जनाब उमर अली नहीं है, और वलीद शकील नहीं। ठीक हो, ठीक हो, ओके। वापस चलते हैं बेटा अपने नोट्स की तरफ हम लोग। सर वलीद शकील प्रेजेंट है, मैंने बोला भी है। ठीक है वलीद, मुझे आवाज़ नहीं आपकी सुनाई दी। जी जी तो वलीद शकील मैंने तो आपका एब्सेंट किया ही नहीं है। कोई और वो नहीं, वलीद आसिफ है, और तुम नहीं हो यार। वलीद जी आसिफ ठीक है। तुम्हारे प्रेजेंट है, तुम्हारी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। सर जी आपने सर मेरा हाफिज नेम मोहम्मद इम्तियाज। जी जनाब। सर आपने मेरा नेम तो लिया नहीं। आपका नाम क्या है? प्रेजेंट हो आप? ओके सर। सर हाफिज मोहम्मद इम्तियाज की लग गई है। लग गई, लग गई जी। यस वापस आ अब्दुल जाए। मन्नान सर, मैं नोट्स नजर आ रहे हैं, नोट्स नजर आ रहे हैं जी। प्रोवियंस को यस। छोड़ दें, अभी हमने एक्रूवल्स पढ़ लिया है, प्रोवियंस को छोड़ दें, कंटिजेंसीज को भी छोड़ दें, बैंक लोन पे आए। ठीक है, बैंक लोन इसका मतलब क्या है ये सबको पता है। बैंक से आपने लोन लिया हुआ है जनाब, तो बैंक से एक लोन नहीं आप ले सकते, एक से ज्यादा लोन ले सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोन ले सकते हैं। तो ऑडिटर जाते हुए क्या करेगा, सबसे वहां पे तो बैलेंस शीट में तो लायबिलिटी साइड पे सिर्फ बैंक लोन लिखा है ना, जो पेएबल है उसका शॉर्ट टर्म पोर्शन जो है वो करंट पोर्शन में लिखा हुआ है, और जो लॉन्ग टर्म पोर्शन है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में लिखा हुआ है। तो एक ही फिगर सर लिखी हुई है, लेकिन वो होगी, सम अप होगी, एक से ज्यादा लोन है तो सबका। तो आप क्या करेंगे, आप क्लाइंट को कहेंगे कि भाई मुझे लिस्ट ऑफ बोरिंग और लोन दो, जितनी भी लिस्ट है उसकी दो। और वो लिस्ट कैसी होनी चाहिए, वो मूवमेंट समरी के हिसाब से होनी चाहिए। मूवमेंट समरी क्या है, हर एक का ओपनिंग बैलेंस, हर एक में होने वाला इजाफा, हर एक में होने वाली कमी जो रीपेमेंट्स की वजह से हो रही है, और उस हर एक का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, इसे कहते हैं मूवमेंट समरी। इस लोन में साल में मूवमेंट क्या हुई है। जो एडिशन होता है वो नॉर्मली न्यू बोरिंग में होता है, और रीपेमेंट सब में होती है, और ओपनिंग बैलेंस होता है जो पिछले सालों से लोन आ रहे हो। तो ये मूवमेंट समरी वो आपको दे देते हैं। आप क्या करते हैं फिर, कास्ट लिस्ट टू इंश्योर मैथमेटिकल एक्यूरेसी एंड एग्री बैलेंस विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको चेक करते हैं, और उन सब लोन के जो क्लोजिंग बैलेंसेस का टोटल है वो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल दिया हुआ है लोन का उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो आप चेक करते हैं। और नई बारोइंग के लिए जब बैंक से लोन लेना होता है तो उसका बेटा हमेशा आप इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल करता है। तो फॉर न्यू बोरोइंग साल के दौरान में आपने जो नए लोन लिए हैं तो कहता है उसकी ऑथराइजेशन चेक करें। ऑथराइजेशन को उसकी किसने की होगी, बोर्ड ने, तो बोर्ड के मिनट्स में कहेंगे कॉपियां लाएं उसकी, मुझे ला के दें कॉपियां। आप चेक करेंगे बोर्ड ने इसको ऑथराइज किया है। फिर बैंक के साथ जब आप लोन करते हैं तो उसका लोन एग्रीमेंट होता है, तो लोन एग्रीमेंट के अंदर जायजा लें आप उसका, उसके अंदर आप क्या सिक्योरिटीज बैंक को दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट क्या प्लेज करवा रहे हैं, वट। फिर उस हमेशा उस लोन में रीपेमेंट स्केड्यूल भी लगा होता है। अगर आप में से किसी ने कभी बैंक लोन में तो डील नहीं किया होगा, लेकिन लीज पे गाड़ी आपने ली हो तो लीज एग्रीमेंट होता है, तो उसके अंदर ये सब कुछ दिया होता है। उसमें जो सिक्योरिटी होती है वो गाड़ी खुद होती है, क्योंकि वो बैंक के नाम होती है। उसमें रीपेमेंट स्केड्यूल भी दिया होता है, इंटरेस्ट रेट कितना है इस लोन पे वो भी दिया होता है, रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन अगर कोई शरायत लगाई है तो वो भी दी होती है। शरायत क्या होती है, बाज़ औक़ात कंपनियां ये शर्त रख देती हैं कि एक डायरेक्टर हमारा हमारा होगा, वो आके आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठा करेगा जब बीओडी की मीटिंग होगी। बाज़ औक़ात कंपनियां बैंक कंपनियों में शर्त रख देते हैं कि हम लोन उस वक्त देंगे जब तक हमारा लोन रीपेबल रहेगा, तब तक आप डिविडेंड इशू नहीं कर सकते। तो इस तरह की अगर कोई शर्त दी हुई है तो वो शर्त भी बैंक एग्रीमेंट में लिखी होगी। चेक इंटरेस्ट पेमेंट हैव बीन प्रेजेंटेड सेपरेटली फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन इन अकाउंट। जो इंटरेस्ट पेमेंट है लोन की वो अलहदा होनी चाहिए, और जो लोन की फिगर है उसमें सिर्फ प्रिंसिपल पोर्शन होना चाहिए। ये यकीनन अकाउंटिंग की चीज है, आपको बात पता होगी, ऑडिटर ने इसको इंश्योर करना है। ठीक है, ट्रेस पेमेंट्स फ्रॉम बैंक अकाउंट फॉर बोरोइंग पेड ड्यूरिंग द पीरियड। आपने साल के दौरान में जो पेमेंट्स कर दी हैं रीपेमेंट लोन्स की, वो किस में चेक करेंगे, वो बैंक अकाउंट में चेक करेंगे और बैंक स्टेटमेंट में उसको वेरीफाई करेंगे। ऑब्टेन कंफर्मेशन लेटर फ्रॉम लेंडर। आप बैंक को एक कंफर्मेशन लेटर भिजवाएंगे, ये एक्चुअली बैंक को जो कंफर्मेशन लेटर भिजवाते हैं, जो हम बैंक बैलेंस के लिए भिजवाते हैं, ये भी उसमें ये भी लिखा होता है कि अगर आपसे हमारे क्लाइंट ने कोई लोन लिया है तो उसकी तफसीलात भी दे दें। तो वो फिर बैंक हमें वो सारी तफसीलात प्रोवाइड कर देता है।
वेरीफाई कर देगा कि 30 जून को इस जो है वो कंपनी का ये वाला लोन जो है वो इतना इतना हमें पेएबल है। और आपको मैंने ये बताया था कि बैंकों में ये कम होता है कि बैंक ना होने के बराबर केस है कि बैंक आपको इसका रिस्पांस ना दे, तो बैंक हमेशा आपको इसका रिस्पांस देते हैं। प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर में क्या होगा? प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में रिव्यू डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड स्प्लिट बिटवीन करंट एंड नॉन करंट पोर्शन। ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो है वो आप चेक करेंगे और लोन को स्प्लिट करेंगे करंट और नॉन करंट पोर्शन में। ये आप जायजा लेंगे इसका ये सही तरीके से किया गया है कि नहीं। तो ये था जनाब बैंक लोन का, देख लें इसको थोड़ी देर, फिर हम थोड़ा सा एक्विटी का करते हैं, एक्विटी रिजर्व सर ये जो इन्होंने नॉन करंट और करंट पोर्शन का लिखा है तो मतलब इसके अंदर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज नहीं जैसे नहीं बेटा, लिखा ये है। हम लोन की बात कर रहे हैं, लोन का करंट पोर्शन और लॉन्ग टर्म पोर्शन, बाकियों का नहीं। ठीक है, लोन का लॉन्ग टर्म और करंट लोन पोर्शन। भी करंट करंट लोन भी होता है, नॉन करंट लोन भी नहीं होता नहीं 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 नहीं। जो आप लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, जो भी लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं उसकी रीपेमेंट का स्केड्यूल होता है ना, कि उसकी किस्तें रीपे करेंगे, ऐसे होता है क्यों है। जी? यस सर। अच्छा, उन किस्तों में जो आने वाले 1 साल में किस्तें पेबल होती हैं वो करंट पोर्शन होता है, और जो 1 साल के बाद किस्तें पेबल होती हैं वो लॉन्ग टर्म पोर्शन होता है। तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब बनाते हैं तो आप करंट पोर्शन को करंट लायबिलिटीज में लिखते हैं और लॉन्ग टर्म पोर्शन को लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में लिखते हैं। ये उसका सर जिक्र है। मैं भी यही सोचती थी, लॉन्ग टर्म को सर काउंटिंग में नॉन करंट कहते हैं। हाँ जी, नॉन नॉन करंट करंट, एसेट्स हैं तो बिल्कुल बिल्कुल सबसे ज्यादा, बिल्कुल जनाब, नॉन बिल्कुल करंट जनाब, नॉन लायबिलिटीज करंट, हैं हाँ तो एक जी साल से बिल्कुल, हाँ जी, ज्यादा। लॉन्ग टर्म पोर्शन नॉन करंट में आएगा, बिल्कुल सही कह रही हैं जी। और कोई क्वेश्चन? अरे ये भी क्या कट कराया था, स्पीड कर दें। जी समझ नहीं आ रही, सॉरी। ये क्या आपने कट कराया था, स्पीड कर दें। हाँ, ये मैंने बताया कि आप जो लोन लेते हैं वो किस्तों में पेबल होता है ना, तो उस इंस्टॉलमेंट में, तो उसकी आने वाले साल में जो इंस्टॉलमेंट होती है ईयर एंड से 30 जून को ईयर एंड हो गया, तो अगले 12 मंथ्स में जो इंस्टॉलमेंट रीपेबल हैं वो करंट पोर्शन होती हैं, और उसके बाद जो रीपेबल हैं बैंक को वो लॉन्ग टर्म पोर्शन होती हैं। तो जो करंट पोर्शन है वो करंट लायबिलिटीज में लिखते हैं, और जो लॉन्ग टर्म पोर्शन है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यानी नॉन करंट लायबिलिटीज में लिखते हैं। तो ये कहते हैं कि ऑडिटर जाएगा तो इंश्योर करेगा इस बात को कि उन्होंने ये तो नहीं किया कि पूरा लोन ही उठा के डाला हुआ है लॉन्ग टर्म में, नहीं नहीं ऐसा नहीं करिए, पूरा लोन उठा के करंट में डाला हुआ है, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये ऑडिटर चेक करेगा जी। आगे है जी इक्विटी। इक्विटी क्या होती है सबको पता है। तो कहते हैं कि चेक ऑथराइज एंड इशूड शेयर कैपिटल कंप्लाइज विद लीगल रिक्वायरमेंट्स। ये देखिए ये कब होगा, ये कब होगा जब आप कंपनी का पहले साल ऑडिट करने जाएंगे, तो तब उसका ऑथराइज कैपिटल वगैरह चेक करेंगे और उसका इशूड कैपिटल चेक करेंगे। उसके बाद अगर नया कंपनी ने कैपिटल इशू किया है तो उसका ऑडिट होगा, वरना कैपिटल तो सेम रहता है। मतलब कैपिटल में जो अगर चेंज आएगा साल के दौरान में तो तभी आप उसको करेंगे ना, अगर वो वही आ रहा है तो पहली दफा आपने ऑडिट कर लिया, इट्स एनफ, इट्स एनफ। ठीक है, तो आप उस पर टी लिख देते हैं, टी एक रेड बॉल पॉइंट से उस पर लिख देते हैं, उसे कहते हैं ट्रेस फ्रॉम लास्ट ईयर्स ऑडिट फाइल, कि ये वही फिगर है जो पिछले साल हमने देखी थी, तो वो चलती रहती है। लेकिन अगर आपने शेयर इशू किए हैं साल के दौरान फिर उसका ऑडिट करना पड़ेगा। तो कहते हैं फॉर शेयर इशू कैपिटल इशू ड्यूरिंग द ईयर ऑडिटर शुड चेक। अगर ऐसा है, जैसा कि कंपनी ये काम हर साल नहीं करती, हर साल तो नहीं ना कंपनियां शेयर इशू करती रहती, लेकिन अगर जिस साल करेंगी तो उस साल ऑडिटर उसका ऑडिट करेगा। तो क्या देखेगा, कहता है कैश रिसीव्ड इज प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन अकाउंट, उसका जो कैश रिसीव्ड है प्रॉपर्ली अकाउंट में लिखा गया है उसको उस बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई करेगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देखेगा, लीगल डॉक्यूमेंट्स देखेगा, देखेगा लीगल रिक्वायरमेंट पूरी की गई हैं कि नहीं की गई। ठीक है, ये चीजें देखेगा। ये लीगल रिक्वायरमेंट हमने सारी कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ी है कि जब कंपनी शेयर इशू कर देती है तो एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जमा करवाती है रजिस्ट्रार को, तो ऑडिटर उस रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट को चेक करेगा, उसके अंदर सब कुछ होता है। इसके अलावा एग्री अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल बैलेंस शीट विद रजिस्टर ऑफ मेंबर, एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है जिसमें हर मेंबर का नाम, सारी डिटेल और उसके पास कितने शेयर्स हैं और कितनी मालियत के शेयर्स हैं, कितनी अमाउंट के शेयर्स, ये सारी लिखी होती है। उस पूरे रजिस्टर का जो टोटल है वो वही होना चाहिए जो आपकी बैलेंस शीट में फिगर दी गई है इशूड कैपिटल के नाम से। तो ऑडिटर कहते हैं इस चीज को चेक करेगा कि भाई मेंबर रजिस्टर दिखाओ, उसमें आपने मेंबर वाइज लिखा होगा कि किसके पास कितने शेयर हैं, तो उसका टोटल वही होना चाहिए जो आपने बैलेंस शीट के टोटल में लिखा है।
इसके अलावा ये इक्विटी में पहली चीज शेयर कैपिटल होता है, दूसरी चीज होती है रिजर्व्स। तो रिजर्व्स के मतलब क्या करेगा ऑडिटर, उनसे सारी रिजर्व्स की डिटेल लेगा। रिजर्व बेटा बहुत ज्यादा नहीं होती, 3-4 रिजर्व होती हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में, हर कंपनी ने होती है। और ऑडिटर की मूवमेंट समरी चेक करेगा। वो मूवमेंट समरी ऑडिटर को नहीं बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी ही उसकी मूवमेंट समरी है। उसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में क्या होता है, हर रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस, साल में होने वाला इजाफा, साल में होने वाली कमी और क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। और उसकी एक्यूरेसी को वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ चेक करेगा। जैसे उसमें ज्यादातर रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व या ऐड होते हैं या वो डिलीट होते हैं। ऐड कब होते हैं, जब कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उसमें ट्रांसफर कर दे। तो ये फैसला कौन करेगा कि इस साल के प्रॉफिट में से कितना हिस्सा हमने किस किस रिजर्व में ट्रांसफर करना है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल मांगेगा ऑडिटर के, आपने कहा जी इस साल इतना प्रॉफिट हुआ है, उसमें से इतना हमने जनरल रिजर्व में रख दिया है, इतना डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में रख दिया है, इतना कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में रख दिया है, और भी अगर बात स्टैट्यूटरी रिजर्व होती है बैंकों वगैरह में, उसमें रख दिया है। तो ऑडिटर क्या कहेगा कि मुझे इसकी दिखाएं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल दिखाएं, तो वो चेक कर लेगा। फिर अगर रिजर्व से मुताल्लिक कोई लीगल रिक्वायरमेंट है तो वो चेक करेगा, इंश्योर लीगल रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू रिजर्व हैव बीन कंप्लाइड विद। जैसे अभी मैंने जिक्र किया है आपकी जो स्टैट्यूटरी रिजर्व होती हैं, बाज बैंकों में कुछ पैसा रिजर्व के लिए रखना लाजमी है जब तक वो एक खास हद तक नहीं पहुंच जाता। वो खास हद कैपिटल के साथ उन्होंने अटैच की हुई है, तो वो रखना लाजमी है। वैसे तो आपकी मर्जी है, आप जनरल रिजर्व में थोड़ा पैसा रखें, ज्यादा रखें, लेकिन बैंकों के अंदर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर ये चीज लाजमी है, उन्हें स्टैट्यूटरी रिजर्व कहा जाता है। तो ऑडिटर ने जनाब जायजा लेना है कि अगर लॉ किसी रिजर्व को मेंटेन करने का ऑर्डर करता है जैसे बैंकों में करता है, तो क्या उसमें जो है वो रिजर्व रखी गई है या नहीं। अच्छा, और ये तो होती है रिजर्व में एडिशन होता है। डिलीशन कब होता है, जब वो यूज होती है, या हमारे प्रॉफिट में से जब हम, या किसी रिजर्व में से हम क्या करते हैं, डिविडेंड इशू करते हैं। ऑडिटर क्या करेगा, डिविडेंड की कैलकुलेशन और पेमेंट को चेक करेगा, और प्लस डिविडेंड की ऑथराइजेशन चेक करेगा। डिविडेंड को कौन ऑथराइज करते हैं भाई, इंटरिम, अगर आपने लॉ पढ़ा है तो इंटरिम डिविडेंड को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है, और फाइनल डिविडेंड को एजीएम में मेंबर्स करते हैं। तो वो क्या करेगा, इनकी ऑथराइजेशन को चेक करेगा, और चेक करेगा कि तमाम का तमाम डिविडेंड लीगल रिक्वायरमेंट के मुताबिक पे किया गया है कि नहीं, ठीक है। तो ये है जी हमारे इक्विटी की दो चीजें हैं, एक कैपिटल और एक रिजर्व। देखें बेटा, कोई चीज नहीं समझ आई तो पूछ लें। उसके बाद ये डायरेक्टर्स के एमुलमेंट्स, ये बेसिकली डायरेक्टर को मिल, इसे डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन कहते हैं। यहाँ भी लफ्ज इन्होंने ज्यादा अंग्रेजी वाला मुश्किल डाल दिया है, तो ये हम करेंगे, ठीक है बस। और फिर ये रिजर्व, रेवेन्यू है, परचेज है, पेरोल है, और कुछ एक्सपेंस है, बस उसके बाद खत्म हो जाएगा। मैं नेक्स्ट सेशन में हमारा ये खत्म हो जाएगा। सर ये इंटरिम डिविडेंड, जो साल के दौरान में डिविडेंड पे करते हैं उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, जो साल के एंड पे डिविडेंड पे करते हैं उसे फाइनल डिविडेंड कहते हैं। सर फाइनल डिविडेंड, जी, उसे फाइनल डिविडेंड कहते हैं जो साल के एंड पे करते हैं। तो दोनों की अप्रूवल का अपना अपना तरीकेकार है, ऑडिटर का काम है चेक करना अप्रूवल को। सर बाय द वे कैपिटल और इक्विटी में डिफरेंस क्या है? इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल प्लस रिजर्व्स। कैपिटल होता है, उसकी डेफिनेशन यकीनन आपको पता होगी, जो कंट्रीब्यूशन होती है शेयर होल्डर्स की तरफ से टुवर्ड्स दी बाय परचेजिंग द शेयर्स इज कॉल्ड कैपिटल। और कैपिटल में रिजर्व ऐड की जाए तो फिर इक्विटी बनती है। सर इसमें रिटेन अर्निंग आती है इक्विटी में? मेरा ख्याल है इक्विटी बिल्कुल में बिल्कुल जनाब, बिल्कुल आती हैं, बिल्कुल आती हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल आती हैं। सर फिर वो ये यहाँ लिखी नहीं हुई। और इसने किसी भी रिजर्व का बेटा नाम नहीं लिखा, किसी रिजर्व का नाम लिखा है इसने? नो सर, सिर्फ रिजर्व लिखा है। हाँ, रिजर्व तो सर्व रिजर्व का एक ही तरीके का है। सर जिस तरह वैसे आपने बताया है कि ओपनिंग प्लस आपने का एडिशन होना लाइक परचेजेस है, उसमें जो है परचेज कैरिड कहाँ से इनवर्ड आ गया इसमें, और यहाँ पे कैरेज इनवर्ड कहाँ से आ गया? सर जिस तरह आपने बता रहे हैं ना, तो वो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड याद आ गया। जिस तरह नहीं, ओपनिंग बैलेंस, वो फिर वो रिजर्व इजाफा हो माइनस गया। माइनस क्लोजिंग बैलेंस।
ओके सर, ये डिफरेंट है। हाँ सर ये रिजर्व्स में आपने बताया दो चीजें बताई है ना, रिजर्व्स एडिशन और रिजर्व्स डिलीशन, ऐसे कुछ बताया ना आपने। हाँ, ये मूवमेंट समरी होती है रिजर्व की। ओपनिंग बैलेंस एड एडिशंस लेस डिलीशंस। ओके सर। सर वैसे आपने बैंक लोन और रिजर्व्स इन दोनों की मूवमेंट समरी बताई है। हाँ जी। सर हम प्रोजेक्ट में भी ये मूवमेंट समरी लिखना है। हाँ ये वर्ड लिखना है आपने कि मूवमेंट समरी बनाएंगे बस। ये सर नोट्स में नहीं लिखा हुआ ना, वैसे मैंने नोट कर लिया। नोट्स में ये वर्ड मूवमेंट समरी नहीं है। नोट्स उसको पूरा ही कहते हैं कि ओपनिंग क्लोजिंग वो क्या होती है नोट्स बता देते हैं। सर जो जो आपने सब इसमें नोट्स में कट करवाएंगे वो हमने प्रोजेक्ट में नहीं करना। नहीं बेटा वो प्रोजेक्ट में भी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप मेरी अटेंडेंस लगा देंगे, मेरी क्या मीटिंग नाम बेटा डिस्कनेक्ट। आपका? हाँ जी बेटा नाम क्या है? हादिया असद। ठीक है हाथ ये लगा दी। थैंक यू सर। सर मेरी भी सर लगा दे, मेरी भी कोमल लगा इकबाल। दीजिए। कोमल कुमार, एक मिनट एक मिनट सर अजहर मेहमान। एक मिनट। कोमल इकबाल की भी लगा दी और अजहर महमूद कह रहे हैं। सर कोमल इकबाल की लगी है। जी ओके। जी। और ठीक है सर लगा दी। मोहम्मद फैज। अजीम फैज की भी लगा देते हैं भाई। फैसल खान। ठीक लगा दी। सर फैसल खान की। लगा दी लगा दी। ओके सर थैंक यू। अच्छा मैं आपको बेटा क्विज भिजवा रहा हूँ, अभी आपको ईमेल आ रही है। एक मिनट है, एक मिनट है। जी आपको मैंने क्विज की ईमेल की है, पहले वो ईमेल ओपन कर लें, क्विज को देख लें समझ लें। मैं कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, फिर पहले आप देख लें उसको। खोलें क्विज को।
जी क्विज मिल गया सबको, डाउनलोड कर लिया सबने? Yes, यस सर मिल गया। जी क्विज समझ लें, बस उसको आपने करना है पेज पे, उसकी पिक लेनी है, उसको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपने करना है, ओके सर। और मुझे जो एड्रेस मैंने दिया है उस पे सेंड करना है, मेरे ऑफिशियल पे नहीं करना, ठीक है? ऑफिशियल पे भर जाता है तो फिर और ईमेल आ रही होती है ऑफिशियल, तो मसाइल आते हैं। जो ईमेल मैंने आपको दिया है इसके अंदर वो लिखा हुआ है, ये स्पेशल इस काम के लिए बनाया गया है, तो आपने इस ईमेल पे सेंड करना है, और इसका लास्ट टाइम है 12:15, इस तक ये आपने सेंड कर देना है। उससे जो बाद आएंगे वहां पे ऑब्वियसली टाइम आ रहा होता है, तो उसको फिर मैं काउंट नहीं करूंगा। बस जी फटाफट सॉल्व करें इसको, शुरू कर रहे हैं। और ये हैंड रिटन होगा, याद रखें कोई किसी किस्म का जो कॉपी पेस्ट है वर्ड वाली एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। सर जी जी आपने कहा था कि मैं क्लास एक्टिविटीज कुछ अपलोड करूंगा एलएमएस पे, आपने सर की है? मैंने चेक किया क्लास नहीं। एक्टिविटीज, कौन सी क्लास एक्टिविटीज मैंने अपलोड आपने की कहा है? था मैं लूंगा इन ऑनलाइन क्लासेस में एक्टिविटीज कुछ। कौन सी? बस यही क्विज ही है, क्विज ही हम ले रहे हैं बस, और जो और बस फाइनल प्रोजेक्ट ही है, बस वो जो हमने करना। क्विज है, फाइनल प्रोजेक्ट है, बस यही ओके है। सर। सर तो मेरी क्लास में पर नेट पे इशू चल रहा है। जी इसको सॉल्व करना शुरू करें बेटा, जल्दी करें।
सर क्लास लीव कर दें? करनी है तो करना। बस बस मुझे वो इंश्योरेंस वाले पे क्विज सेंड मिल कर दें आपको सर। क्विज मिल जाना चाहिए जो टाइम दिया उसके अंदर। ठीक है, ओके। सर एक क्वेश्चन है, इससे नहीं, बोलें रिलेटेड है बोलें। क्विज से। सर आपने कहा था कि ये जो लिखनी है सब्सटेंसिव प्रोसीजर ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल एसेट्स, तो हाँ हाँ, हमने सिर्फ टेंजिबल एसेट्स की लिखनी है, ना कि जो स्टार्टिंग में एक टॉपिक है, बस मतलब जेटा जो सिर्फ हमें लिखा है वही tangible जो लिखा है वही लिखना है आपने, जो कहा गया आपसे।
सर जी जनाब। हेलो जी, कौन पूछ रहा था? सर क्विज आ गया मेरा? जी आप अपनी सेंड आइटम में चेक करें, आ गया होगा तो आ गया होगा। चला गया वहाँ से? याद रखें, क्विज आपने मुझे भिजवाना है एश्योरेंस पे, उसके अलावा कोई क्विज दूसरा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जो गिवन ईमेल एड्रेस है सिर्फ उसको मैं देखूंगा, दूसरे किसी को नहीं देखना मैंने। ये आप बस बात याद रखें, चलो क्योंकि मैं लोग इस पे भी भिजवा रहे हैं क्विज, तो बराए मेहरबानी वो इस पे क्विज ना भिजवाएं। चलो ये मैं मैं इस पे जो क्विज आए वो डिलीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? सर कौन कौन सी मेल पे भिजवाना क्विज? जी ईमेल पढ़ें, ईमेल पढ़ें, जो क्विज की ईमेल है वो पढ़ें। ओके सर।
वालेकुम सलाम। सर ये उमर अली जो है ना क्लास के अंदर है, लेकिन उसकी जो है ना वो इस्लामाबाद है, जिस वजह से ना नेट की प्रॉब्लम आ रही है, उसकी अटेंडेंस एब्सेंट आ रही है। ठीक है, वो एब्सेंट ही रहेगी। नहीं, वो क्लास के अंदर है सर। हाँ जी, उसको क्या अपना हैंड रेस करे। मैं उसको कह देता हूँ। ठीक है। सर आपको क्विज मैंने भेज दिया एश्योरेंस वाले पे। ठीक, ओके, ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? क्विज करें और मुझे भिजवा दें बस। जी, बहुत से लोगों ने अभी भी मेरे ईमेल पे भिजवाया क्विज। मैं उन्हें बार बार बता दूं, इंश्योरेंस के अलावा कोई क्विज जो उस पे भिजवाया जाएगा जो आपको ईमेल दिया है, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जी मेल कंफर्म कर देंगे? जी बिल्कुल भी नहीं करूंगा, अपने सेंड आइटम से चेक करें। सर कर दिए वैसे मैंने कहा। हाँ, बस सेंड आइटम में चेक कर लें, अगर वहां पे आ गई है तो आ गई है। सर उमर अली की प्रेजेंट लगा दें। जी अटेंडेंस क्लोज हो चुकी है अभी, हमारा बहुत लेट हो गया। सर मैंने आपको बड़ी देर पहले किया था सर, जितनी देर भी आपने मैसेज भी पहले किया कहा था। था बेटा, अब क्लोज हो गई। टेंशन वाले कुछ नहीं होता, टेंशन को ले रहा है क्विज कर। क्विज ठीक है 6 मिनट रह गए। ठीक है। सर आपने सेंट आइटम चेक कर लिया, assurance.umt@gmail.com पे चला गया है। ठीक है, कोई और बात नहीं है? थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में इंशाल्लाह यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम।